गुड मॉर्निंग। आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो भी 3 अगस्त का। तो चलिए शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप हमारा शुभांशी शुक्ला विज़न चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी बॉडी से, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी सबसे पहले वो इसमें आरबीआई, सेबी और ये सब रिलेटेड जितनी भी हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ में न्यूज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ है आरबीआई की, जिसमें कमर्शियल बैंक के लिए कॉम्प्लायंस फंक्शन तैयार किए गए हैं, डायरेक्शन तैयार किए गए हैं 2026 के, ठीक है। और इफ़ेक्टिव अब भी बिल्कुल इमीडिएटली कर दिया गया है, और ये सभी जन के लिए हैं, कमर्शियल बैंक के लिए। लेकिन इसमें कुछ बैंक्स नहीं आएंगे, जो रहेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक, लैब्स, ये इसमें नहीं रहेंगे। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं बस वही इसमें रहेंगे। बोर्ड ओवरसीज द कॉम्प्लायंस फंक्शन एंड रिव्यूज इट क्वार्टरली। तो क्या होगा कि जो बोर्ड रहेगा उसमें एक क्वार्टरली रिव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। और जो बैंक हैं उनको बोर्ड से अप्रूव लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कॉम्प्लायंस पॉलिसी बनाने के लिए रिव्यू करना पड़ेगा एनुअली, ठीक है। और इसमें फंक्शन ऑडिट, इंटरनल ऑडिट सबसे मेन रहेगा, इंडिपेंडेंट होगा। एवरी बैंक को करना ही पड़ेगा। एक कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जिसको हेड करेगा चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, ठीक है। और जो चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर रहेगा उसको क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है जिससे वो हेड कर पाएगा, तो उसको 15 साल का बैंकिंग व फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम 5 साल का तो ऑडिट करना ही चाहिए, कॉम्प्लायंस, लीगल, फाइनेंस और रिस्क। लगभग 3 साल का फिक्स्ड टेन्योर उसको मिलेगा, ठीक है। और जो CCO रिपोर्ट्स जो रहेगी वो डायरेक्टली जो MD और CEO और बोर्ड ACB उन सबको बतानी पड़ेगी। इसमें उसको कोई भी बिजनेस टारगेट नहीं दिया जाएगा, उसको बस रिपोर्ट तैयार करनी है और सब उसको दिखानी है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कॉम्प्लायंस रिस्क असेसमेंट एटलीस्ट एनुअली। एनुअली तो करनी पड़ेगी और क्वार्टरली बेस्ड भी करनी पड़ेगी। जो न्यू प्रोडक्ट हैं उनको रिसीव करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, फुल लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक को रेगुलर कॉम्प्लायंस ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी स्टाफ को, ये सब उसमें करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होगा इसमें, ठीक है। और एक्शन भी लेना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो अभी स्टार्ट कर ही दिया है इसने पहले, लेकिन RBI कॉम्प्लायंस फंक्शन गाइडलाइंस थी और इन डायरेक्शंस ने उनको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब उसी की दूसरी खबर पढ़ते हैं RBI की। ये भी RBI ने बैंक, कमर्शियल बैंक के लिए किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लैब्स, ये सब नहीं रहेंगे इस ऑडिट में। क्या रहेगा देखते हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें पहली न्यूज़ थी जिसमें अपन ने कॉम्प्लायंस फंक्शन की बात की थी, और दूसरी न्यूज जो है वो कॉन्करेंट ऑडिट की बात करेंगे। ये भी इफ़ेक्टिव कर दिए गए हैं, ठीक है, अप्लाई कर दिया है, ठीक है। कॉन्करेंट ऑडिट जो होता है वो एक वार्निंग होती है, ठीक है, जो पहले दे दी जाती कि ये इसमें रेगुलेटरीज हैं, तो वार्निंग पहले दे दी है कि अभी बदलना तो बदल लो भाई, ठीक है। तो concurrent audit is an early warning system to detect errors, irregularities and frauds quickly। मतलब कि पहले से वार्निंग दी कि भैया चेक करो हर चीज़ को, एरर को चेक करो किधर है, क्या है, कैसा है सब, ठीक है। स्कोप भी है ऑफ concurrent audit इज अप्रूव्ड। जो स्कोप है वो ऑडिट होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, ECB से वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, ठीक है। मस्ट कवर रिस्क सेंसिटिव, जहाँ पर जो भी रिस्क सेंसिटिव एरियाज हैं उनको भी देखना चाहिए, सेंट्रलाइज करना चाहिए प्रोसेसिंग सेंटर्स को। अब इसमें अपन को ऑडिट करना क्या क्या है, तो की ऑडिट करना पड़ेंगे। एरिया क्या क्या है, तो कैश को अपन को
करना पड़ेगा ऑर्डर, मतलब कि कैश कैश वेरिफिकेशन की भैया सही नोट है, फेक तो नहीं है, ये भी पता करना पड़ेगा। लोन एडवांसेस, केवाईसी, एएमएल कॉम्प्लियंस, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स क्लियरिंग ऑपरेशंस, क्रेडिट डेबिट कार्ड, आरबीआई गाइडलाइंस एंड इंटरनल पॉलिसीज, ये सब अपन को ऑडिट करने पड़ेंगे हर चीज़ को एक अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें बैंक्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं इंटरनल स्टाफ को और एक्सटर्नल ऑडिटर को, मतलब कोई बाहर का भी हो सकता है ऑडिटर, लेकिन या तो अंदर ही का कोई बना लो एक। ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर जो रहेगा कॉन्करेंट ऑडिटर के लिए वो रहेगा एक्सटर्नल ऑडिटर, जो 5 साल के होगा, जो अलग से एक ऑडिटर ने की बुक किया है समझ लो तो 5 साल, और सेम ब्रांच और बिजनेस यूनिट का है तो 3 साल। रिटायर्ड स्टाफ जो है वो उसकी एज लिमिट 70 ईयर होनी चाहिए भैया, अगर वो 75 साल का है तो नहीं होगा भैया, वो नहीं आ सकता इसमें। स्टाफ को यूज़ कर सकते हैं अपन 70 साल, जो ओल्ड स्टाफ है उसको। अब चलो ठीक है, अपन ने कॉन्करेंट की भी बात कर दी, कॉम्प्लियंस की भी बात कर दी। अब बात करते हैं आरबीआई में कमर्शियल बैंक, जो साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी रिस्क है, रेजिलियंस है, एश्योरेंस फ्रेमवर्क, डायरेक्शन है, इन बारे में जो डायरेक्शन दिए हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, बोर्ड जो है मस्ट अप्रूव्ड होनी चाहिए आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, बीसीपी एंड डीआर पॉलिसीज। और जो बैंक हैं उनको बोर्ड लेवल आईटी स्ट्रेटजी कमेटी भी चाहिए ही भाई, आईटी स्ट्रेटजी कमेटी जरूर होगी। बैंक मस्ट अपॉइंट करना पड़ेगा किसको, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और बैंक को मस्ट मेंटेन करना पड़ेगा अप टू डेट इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें मेंटेन करना पड़ेगा भैया, हर चीज़ इन्वेंट्री को चेक करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा डे टू डेट, और इंफॉर्मेशन पूरी जितनी भी एसेट की है। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए भैया, हर चीज़ की अच्छे से जांच परख होनी चाहिए, जो भी मैंडेटरी होती है यूजर्स के लिए, क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए। और कंडक्ट कराना चाहिए जो वल्नरेबिलिटी है, असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग रेगुलरली, ये वीए और पीटी ये तो रेगुलरली लगभग होना ही चाहिए। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी बनना चाहिए। ठीक है, बनाना है ये भैया, 24/7 मॉनिटरिंग होनी चाहिए। डिजास्टर रिकवरी की ड्रिल होनी चाहिए रेगुलरली, क्रिटिकल सिस्टम रिपोर्ट, साइबर इंसिडेंट भी जो होते हैं उसमें आरबीआई विद इन 6 आवर डिटेक्शन होना चाहिए। ये बहुत ही चीज़ें हैं इसमें जो करना चाहिए बैंक को। हाँ, सबसे मेन जरूरी सेपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटेड पॉलिसी को भी यूज़ करना चाहिए, रेगुलर अपन को अवेयरनेस भी फैलानी है भाई। अब अपन बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं, जिसमें यूपीआई जो है भाई, यूपीआई बिल्कुल दिन पे दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि भाई तो रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हर महीने कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट रहा है। देखिए जुलाई ख़त्म हुआ है, अगस्त आ गया है, तो अब जुलाई की ही बात करेंगे, जिसमें यूपीआई का जो डाटा है अब जुलाई मंथ का ही आएगा, और सितंबर में अपन अगस्त का लेके आएंगे। तो यूपीआई सबसे पहले जान लो, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है भाई, 23.66 बिलियन, मतलब मंथली वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट एवर, मतलब अभी तक की हाईएस्ट है, 23.66 बिलियन। सोच लो भाई कितना बड़ा हो रहा है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है, ठीक है, वो 29.88 ट्रिलियन रुपीज़ है भाई। देख लो, 23 था मंथली वॉल्यूम और 29 है वैल्यू, सोच लो कितना हो रहा है। अगर मंथली टू मंथली करें तो वॉल्यूम में 4.1% का इजाफा हुआ है, और वैल्यू में बात करें तो 3%, 3.3% का इजाफा हुआ है, मतलब देख लो। तो यूपीआई में कितना हुआ है ट्रांजेक्शन, 23.66 बिलियन, और ट्रांजेक्शन वैल्यू 29.88 ट्रिलियन। ठीक है, आईएमपीएस की बात करें, आईएमपीएस का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, इमीडिएट इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी है, इसका भी अपन बात कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन इसका
364 मिलियन। इसका कम हुआ है क्योंकि यूपीआई जितना अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मतलब जो पहले से भी चल रहे थे उनका भी फिर भी ठीक है। ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है 7.12 ट्रिलियन रुपीज़ हुआ है, कम हुआ है यूपीआई के मुकाबले, लेकिन इसको थोड़ा बहुत यूपीआई का याद रखना पड़ेगा आपको, और फास्टैग का भी याद रखना ही पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ें हैं। अपन ये डेट टू डेट चेंज होता रहेगा, अभी अगले उसमें देखते हैं सितंबर में कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन कर सकते हैं IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस 364 मिलियन, वैल्यू 7.12 ट्रिलियन। फास्टैग की बात करें तो 347 मिलियन, थोड़ा सा डाउन चला गया है इसका। और ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है 7,143 करोड़ रुपीस का ट्रांजेक्शन वैल्यू है। अब जो आधार बेस्ड है, आधार की बेस्ड अपन पेमेंट सिस्टम है, उसकी बात कर लेते हैं तो 100 मिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है, इजाफा हुआ है भाई 3% का। और ट्रांजेक्शन वैल्यू की बात करें तो 27,539 करोड़ रुपीस इसमें हुए हैं। तो याद रखें, यूपीआई के बारे में भी थोड़ा पता रखें। डिजिटल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, इसमें पूरा डिजिटल है भाई। अब बैंक ने कुछ चीज़ें परपोज किया है, बताया है, सुझाव दिया है, यस और नो प्रॉम्प्ट, मतलब या तो यस या तो नो, ये तो यस या तो नो। तो कैसा, मतलब समझ में नहीं आया भाई ये क्या चल रहा है, तो यस नो किस बारे में चल रहा है, तो इसको अपन देखते हैं। हाई रिस्क यूपीआई ट्रांसफ़र के लिए ये दिया गया है, मतलब अभी कुछ दिन पहले बोला था कि 1 घंटे का डिले होगा बड़े अमाउंट में, तो जो बैंक है वो ये बोल रही है नहीं, 1 घंटे का डिले होगा जब आप कोई आंसर नहीं दोगे। यस और नो, यदि आप चाहते हो कि ये इसका ट्रांजेक्शन हो, आपने मान लो 50,000 रुपये लिख दिए, ये बड़ा अमाउंट है अगर बोलें तो उसमें आप क्या करें, यस और नो का ऑप्शन आएगा, आपको इसको पे करना है तो यस करें, मतलब एक बार और ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आप यस कर दिया, और नहीं करना तो नहीं, और आपने कुछ भी नहीं दबाया तो 1 घंटे का डिले हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसने बोली हैं, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं, ये पीयर टू पीयर रहेगा, मतलब पर्सन टू पर्सन रहेगा, ठीक है। इसमें प्रपोजल दिया है बैंक ने, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किया है। इसमें क्या होगा, रिड्यूस डिजिटल, मतलब अपना डिजिटल पेमेंट फ्रॉड जो होता है ना, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि फ्रॉड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर यस करते हैं तो प्रोसीड इंस्टेंट, तुरंत ही हो जाएगा, और नो कह दिया तो कैंसिल हो जाएगा, और नो रिस्पॉन्स किया तो 1 आवर बिफोर क्रेडिट, ठीक है। बैंक हैव सजेस्टेड थे 20 से 25, मतलब इसमें अपन बता सकते हैं 20,000 से 25,000 तक के लिए एडिशनल चेक बोला है, मतलब 20-25 हज़ार तक तो अच्छे से कर लो, लेकिन उसके बाद के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और ये भी बोला है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए, मतलब 2FA, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी क्या है, इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी मेथड होती है, वेरीफाइज होते हैं, आइडेंटिटी 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पासवर्ड और पिन जो आप जानते हैं, कुछ और हार्डवेयर टोकन या कोई ऐप या फ़ोन, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो 2 प्रकार से अपन कर सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट भी आ गया है, जो 1918 में था। TOTP, टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, जो भाई OTP आजकल चल रहा है, वही टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। भाई OTP टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड किसने बनाया था, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। किसने बनाया था, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया था, वो भी 2011 से भाई OTP चल रहा है, ठीक है। की फीचर क्या है, यूजेस TOTP वैलिड फॉर अबाउट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए बस करो, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें क्या यूज़ होता है, HMAC सा 256 क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज़ होता है ये, ठीक है। अब ये बात भी हो गई, चलो ठीक है। फिर उसके बाद वर्क ऑफलाइन विथ एप्स लाइक जैसे गूगल ऑथेंटिकर है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ऑथी है, ये भी अपन ऑफलाइन भी यूज़ कर सकें। इसमें हार्डवेयर टोकन
SMS पुश नोटिफिकेशंस भी यूज होंगे, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अकाउंट कॉम्प्रोमाइज एंड ब्रूट फोर्स अटैक्स। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि चीज़ें हैं। ठीक है, अब चलिए इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियाज ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन राइज 50.4% टू ₹2.11 लाख करोड़ इन जुलाई। मतलब देखो, अभी तो भाई यूपीआई की ही बात कर रहे थे, 23 था ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, और वैल्यू में 29 था। अब वैसे जीएसटी की भी बात कर लेते हैं। जीएसटी जो भाई है, जीएसटी भी थोड़ा शायद ज़्यादा ही हुआ है। देखते हैं कितना क्या कैसा हुआ है। अगर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 2.11 लाख करोड़ रुपीस, मतलब कि 15.4% का इजाफा हुआ है। और अगर नेट की बात करें तो 1.81 लाख लाख करोड़ रुपीस, 15.8% का इजाफा हुआ है। मतलब नेट में तो बहुत ही बड़ा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। पहले 211, फिर 181। ठीक है, अप्रैल से जुलाई की बात करें तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है वो 8.43 लाख करोड़ रुपीस। मतलब 3 महीने का अगर बोले, अप्रैल मई जून जुलाई, ये अपन ने 3-4 महीने के ले लिए, तो 8.43 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें 10.1% का इजाफा हुआ है। अब जीएसटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो जीएसटी भाई है भाई, 1 जुलाई का इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है, और ये 2017 में लॉन्च हुआ था। और ये एक जो है वो इनडायरेक्टेड टैक्स है, सॉरी, रिप्लेस किया था किसको, जो बहुत सारे अपने टैक्सेस यूजेस होते थे ना, जो मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विद सिंगल टैक्स सिस्टम कर दिया है। ठीक है, तो सब टैक्स को मिला के एक कर दिया है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है इसमें, एलिमिनेट द कैस्केटिंग इफेक्ट्स भी हुआ है, टैक्स ऑन टैक्स भी थोड़ा सा चीज़ें चेंजेस हुई हैं। अब इसका बैकग्राउंड अगर जाने तो 2000 में जीएसटी कॉन्सेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया था इन इंडिया, एंड 2016 में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जीएसटी को वो किया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था अक्रॉस इंडिया। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट खबर पे। तो नेक्स्ट खबर पे आते हैं तो सेंट्रल रिलीज 1.09 लाख करोड़ टैक्स डेवोल्यूशन। भाई इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्टेट को दिया गया है। तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इतना सारा करोड़ रुपीस का जो देखो टैक्स आया। अब ये तो है नहीं कि पूरा टैक्स पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही धरी रहेगी, तो स्टेट को देती है जिसको ज़रूरत होती है। मतलब सभी स्टेट को देती है, लेकिन किसको कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से देती है। तो अगस्त 2026 में जो टैक्स आया था, उसमें से 1.09 लाख करोड़ रुपीस जो है वो बांटे गए हैं। ठीक है, और ये किसने रिलीज किया है? यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। और इसमें अमाउंट किया गया है 1,09,19 करोड़ रुपीस। अब इसमें क्या किया है, पर्पस क्या है इसका करने का? सपोर्ट करना है अपन को स्टेट की कैपिटल एंड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को। रेगुलर ड्यू डेट अगर बोले तो 10 अगस्त 2026, लेकिन रिलीज कर दिया है इन एडवांस में। ठीक है, रेगुलर की वजह से 10 अगस्त को ही होती है। अब टैक्स डेवल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो शेयर होता है ना वो यूनियन गवर्नमेंट नेट टैक्स प्रोसीड करके ही स्टेट को देती है। और ये जो है रिकमेंड बाय होता है, फाइनेंस कमीशन बोलता है कि भाई देना है इतना इतना। ठीक है, स्टेट को शेयर कितना देती है? 41%। मतलब 100% यदि है अपने पास जो कलेक्शन आया है पूरा, तो उसमें से 41% स्टेट का होता है, और बाकी का 59% जो है वो पूरा सेंट्रल का रहता है। इसमें टॉप टॉप स्टेट की बात कर लेते हैं। भाई यूपी बड़ा है तो, और योगी जी बहुत करीब है मोदी जी के, तो उनको भाई दे दिया है कि भाई ले लो, बड़ा भी है तो इस चक्कर में दे दिया। इनको दिया गया है 19,208 करोड़ रुपीस। फिर उसके बाजू ही में देख लो, बिहार के लाला आ जाते हैं, 10,845 करोड़ रुपीस। भाई बिहार को भी बहुत अच्छा मिला। भाई मध्य प्रदेश को भी 8,010 करोड़ रुपीस दिया गया है। वैसे कंगाल की
स्थिति में है मध्य प्रदेश। अभी पता नहीं कितना लोन लेके बैठे हैं मोहन मोहन यादव। वेस्ट बंगाल भाई अभी अभी सरकार बनी है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। 7,866 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। महाराष्ट्र भाई मुंबई तो अलग ही स्थिति में है तो उसको भी 7,022 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। राजस्थान 6,460 करोड़ रुपीस। तो ये टॉप टॉप बता दिए गए हैं जिसमें मेन मेन है यूपी बिहार मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र राजस्थान। ये थोड़ा सा याद रखने का है। अब स्टेट के बारे में बात आती है तो गुजरात की जो पिथोरा पेंटिंग है उसने जीआई टैग लिया गया है। और जो जीआई टैग है वो किसको गुजरात में मिला है और किसको पिथोरा पेंटिंग को मिला है। और जो पिथोरा पेंटिंग है जी बनाता कौन है तो रथवा भिलाला नायका। ठीक है। तो रितवा भिलाला और नायक रथवा भिलाला नायक ट्राइब्स बनाती है किसको पिथोरा को। देखो ये अपन को याद करना ही पड़ेगा। अब इसमें नेचर क्या है ट्रेडिशनल रिचुअल वॉल पेंटिंग है मतलब वॉल पे बनाते हैं। पर्पस क्या है इसमें एक बाबा पिथोरा जो होते हैं वो उनकी बनाते हैं। बिलीव टू ब्रिंग हेल्थ हेल्थ जो होती है वेल्थ होती है पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाते हैं। अगर कॉमन थीम की बात करें तो हॉर्सेस ट्राइबल गॉड्स इसमें क्या क्या हॉर्सेस होते हैं ट्राइबल गॉड्स होते हैं सन होता है मून होता है एनिमल होते हैं बर्ड्स होते हैं प्लांट्स होते हैं फार्मिंग एंड डेली लाइफ के बारे में पूरा इसमें डिस्क्राइब किया होता है। अब जीआई की बात कर ले मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भाई इसको भी पता रखना पड़ेगा ये क्या है। तो एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं एक या राइट होता है एक स्टेट का है ना जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी रेपुटेशन ये सब इसका रहता है। और जियोग्राफिकल रीजन जैसे मध्य प्रदेश में मांडू की एक इमली है उसको भी मिला है। ठीक है। पर्पस क्या है प्रोटेक्ट अपन को आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है उसकी ऑथेंटिसिटी को ओरिजिनल प्रोडक्ट को रखना है। जीआई टैग भी इंडिया और उसका लॉ भी देख लो। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। रजिस्ट्री भाई रजिस्ट्री कौन करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री होती है डीपीआईआईटी करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है और 10 साल के लिए रहती है फिर उसके बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है आपको। ठीक है। और इसमें शायद जहाँ तक 1,000 रुपीज़ लगते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। नशा मुक्त या युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया है मोदी जी ने। ऑब्जेक्टिव है बिल्ड अ ड्रग फ्री हेल्थ कॉन्फिडेंट यूथ फॉर विकसित भारत @2047। लॉन्च स्केल है 1 करोड़ यूथ कनेक्टेड फ्रॉम 28,000 लोकेशन। इम्प्लीमेंट किसने किया है माय भारत ने मेरा युवा भारत। किस पे बेस्ड है काशी डिक्लेरेशन पर है। सपोर्ट किया गया है 125+ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज ने। ये ड्यूरेशन जो है वो 100 वीक एक्शन प्लान है विथ एक्टिविटीज़ एवरी संडे को होगा भाई एक्टिविटीज़ और 100 वीक का एक्शन प्लान है। और नेक्स्ट खबर पे आते हैं तो इंडिया सोलर ग्रोथ एंटर्स अ न्यू एरा। ठीक है। तो इससे थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है कल ही एक पढ़ी थी 50-70 जो सरोवर के लिए था जिसमें फ्लोटिंग वो होगा है ना। ये भी थोड़ा सा है और ऐसे कुछ 84,084 कुछ करके है जो एक योजना बनाई है जिसमें एक बार कल का भी रिवाइज करना है ना। तो ये कुछ है किसी का। ठीक है। और आज ये सोलर ग्रोथ एंड शायद रीन्यूएबल एनर्जी का है शायद ऐसी कुछ। ठीक है। इंडिया सोलर ग्रोथ एंटर न्यू एरा मतलब सोलर सेक्टर में तो गजब की वो हुई है इंस्टॉल हुआ है भाई। सोलर कैपेसिटी 30 जून तक का डेटा जो है 162.15 गीगावाट सोलर कैपेसिटी एडेड हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर से 26 44.61 गीगावीट का नॉन फॉसल फ्यूल कैपेसिटी भी भाई हुई है 283.46 गीगावाट। सोलर मॉड्यूल जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 172 गीगावाट मतलब इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर रह गया है। और सोलर ग्रोथ मार्केट में दो स्कीम हैं जो चल रही हैं अभी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मतलब
अभी तो भाई इतना ही चल रहा है कि मुफ्त बिजली योजना मतलब 13 फरवरी को लॉन्च हुई थी। वैसे तो ये योजना 2024 में हुई थी, ठीक है, मतलब 2 साल पहले। इसमें 43+ लाख हाउस होल्ड सोलराइज्ड हुए, मतलब कि सबके घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। ये सबके लिए इसमें दिया गया है ना। पीएम कुसुम जो योजना है, इसके थ्रू भी ये 2019 मतलब पहले कुसुम हुई थी रिलीज, फिर उसके बाद कौन हुआ था, पीएम सूर्य घर योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोलर पंप और फीडर सोलराइजेशन फॉर ये फार्मर के लिए है। ग्लोबल इनिशिएटिव भी हैं बहुत सारी, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाउंडेड इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस ने इसको इन्वेंट किया था या को फाउंड किया था 2015 में, जो नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, और ये इंडिया ने किया था प्रपोज इन 2018। तो 2015 में इंडिया प्लस फ्रांस, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई गई थी। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड करके जो था वो प्रपोज किया था वह इंडिया इन 2018। अब बात करते हैं नेक्स्ट। मोदी जी फिर आ गए, इनने अब 5,000 करोड़ भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट है भोगाराम, भोगलपुरम, भोगापुरम, जिसने भोग लिया वो पुरम हो गया, 5,000 करोड़ बिल्कुल हो गए, ठीक है। और इसका नाम देखते हैं, अल्लूरू सीता रामाराजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का नाम तो है भाई एल्लूरी सीतारमन राजू, सीतारमन भाई राजू रमन, ठीक है। एयरपोर्ट इनॉग्रेट किसने किया था, मोदी जी ने। कब किया था, 1 अगस्त को। और लोकेशन कहाँ है, भोगापुरम में। और वाइजैंगनग्रम जो डिस्ट्रिक्ट है वो आंध्र प्रदेश में किया था, आंध्र प्रदेश में भोगापुरम में किया था। और इसका नाम सीतारमन करके है, तो ये याद रखना, ठीक है। 5,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट थी इसकी पहले, लेकिन इसका नाम फ्रीडम फाइटर था, ठीक है। फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारमन राजू, ये फ्रीडम फाइटर थे, इनके नाम पे रखा गया है। कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो वैसा यूज़ होने लगेगा, 17 अगस्त से यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल पहले तो 6 मिलियन पैसेंजर पर ईयर का था, लेकिन फ्यूचर में अपन इसको 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर कर देंगे। ये जो है पर्पस इम्प्रूव रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी इन नॉर्थ आंध्रा के लिए किया है। अगर हम अल्लूरी सीतारमन राजू, जिनके नाम पे इस एयरपोर्ट को रखा है, वो कौन थे, तो जो थे 4 जुलाई 1897, ये देखो अगस्त की खबर है, जुलाई के थे, 4 जुलाई 1897 को वन हुए थे। बर्थ प्लेस जो है मोंगालू भीमावरम आंध्र प्रदेश में भी हुआ था। टाइटल इनको क्या बोलते हैं, हीरो ऑफ द जंगल बोलते हैं भाई, हीरो है ये जंगल के। और इनको मनयम वीरंदु, ठीक है, मनयम वीरंदु कहते हैं, हीरो ऑफ द जंगल, मनयम वीरंदु, ठीक है। नोन फॉर और किस चीज़ के लिए, ये लीडिंग किया था रंपा रिवेलियन 1922 से 1924 में अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। मेन कोज क्या है, अपोज द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ने फॉरेस्ट एक्ट भी उसमें किया था, तो 1882 को, जो रिस्ट्रिक्टेड ट्राइबल राइट्स के लिए था, और फॉरेस्ट मूवमेंट भी इनने की थी, जिसमें स्प्रेड ऑफ द आइडियल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड स्वराज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए था। स्ट्रेटजी गुरिल्ला वेरफेयर अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस, तो ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ें हैं। अब चलिए इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो नोरुरू बिकम्स रिपब्लिक ऑफ न्यूरी, मतलब कंट्री का नाम वैसे तो रिपब्लिक न्यूरी रख दिया गया है, वैसा नाउरू था, ठीक है। और ये 31 जुलाई को नाम चेंज किया है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड एडिंग, क्या है, डेविड एडिंग हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है डेविड एडिंग हैं। और अब रिपब्लिक ऑफ नेहरू बोलेंगे, ठीक है। पहले लेकिन नेहरू नाम था, ठीक है, फॉर्मली नाम नोरुरू था। यूएन ने बोला है 26 जून 2026 को। अगर अपन और इसके बारे अंदर पूछते हैं तो ये कहाँ है, कैसा सब, तो ये जो है माइक्रोनेशिया सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, माइक्रोनेशिया में है। और मुश्किल से मुश्किल इसका 21 स्क्वायर किलोमीटर है।
ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, मात्र 12,000 पॉपुलेशन है, इससे ज़्यादा नहीं है। और वर्ल्ड रैंक मतलब तीसरा, ये जो है तीसरा स्मॉलेस्ट सोवरेन नेशन है। मतलब स्मॉलेस्ट जो नेशंस होते हैं उसमें तीसरे नंबर पे आ जाता है। मतलब पहले आता है वेटिशन सिटी, इसकी कम होगी भाई आबादी, ठीक है। मोनाको, पहले वेटिशन सिटी आता है, फिर मोनाको आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, स्मॉलेस्ट सोवरेन में आता है कौन, कौन से आता है, नेहरू, मतलब नेओरेरो ऐसे कुछ करके है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल क्या है, नो कैपिटल कैपिटल नहीं है वैसे। अगर ये रहने है उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बोलते हैं। और करेंसी बोले तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज होता है। गवर्नमेंट बोले पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। लैंग्वेज जो है वो नेरो है, डोरियन नेरो है। क्लासिफाइड किया था बाय यूनेस्को एज सेवरली इंडेंजर्ड। अब आगे बात करते हैं तो इटली जो है, इटली ने भाई रूल्स थोड़े चेंज किए हैं भाई, उसने भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। तो इटली सस्पेंड किया है सेंचरिंग रूल्स को आफ्टर सियूटा माइग्रेंट इन्फ्लक्स, ठीक है। तो उन्होंने चेंज कर दिए हैं, इटली सस्पेंड कर दिया है विथ जो स्पेन के साथ थे, ठीक है। इफेक्टिव 1 अगस्त से बोल दिया है भाई, अभी 1 महीने के लिए किया है। सर्ज इन इरेगुलर माइग्रेंट एंटरिंग थिएटर, मतलब अभी कुछ रीज़न की वजह से इरेगुलरीज की वजह से कर दिया गया है। की पॉइंट्स किए गए हैं, इंट्रोड्यूस टेम्पररी एयर एंड सी बॉर्डर चेक्स, और चेक्स मेनली टारगेट थर्ड कंट्री nations arriving from Spain, EU and Spanish citizen can continue normal ट्रैवल। अब ये सियूटा जो है वो क्या है, वो जो है एक स्पेनिश ऑटोनोमस सिटी है, ठीक है। ये सियूटा जो है वो एक स्पेनिश ऑटोनोमस सिटी है इन नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को। मैनिला इज स्पेन अदर इक्वल नॉर्थ अफ्रीका। अब सेंचिंग एरिया की बात करते हैं तो अ बॉर्डर फ्री जोन इन यूरोप, ये फ्री जोन होती है 29 विथ 929 कंट्रीज के साथ। फॉलोज अ कॉमन सेंचिंग वीज़ा पॉलिसी भी है 90 डेज की। एग्रीमेंट 1985 को आया था और कन्वेंशन 1990 को हुआ था। और इसका नाम जो है named after Shenzhen, a village in Luxembourg. Member 25 EU कंट्रीज हैं, 4 इफ्टा कंट्रीज हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड की फीचर के सिंगल सेंचुरी वीज़ा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रैवल। स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन भी है भाई, बहुत चीज़ें हैं इसमें। अब चलिए अवार्ड्स की बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई जो हमारे अजीत दोवल जी हैं उनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला गया है, ठीक है। अजित डोवल जो है उनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया, 1 अगस्त को दिया गया। अमित शाह ने भाई प्रेजेंट किया है, होम मिनिस्टर हैं। ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट ने किया है। ओकेशन जो है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106 डेथ एनिवर्सरी, जो उनकी 106th डेथ एनिवर्सरी उस पर दिया गया है। अवार्ड में मेमेंटो, सिटेशन एंड 1 लाख कैश प्राइज दिया गया है। अजित डोवल कौन है, तो अ- अजित डोवल जो है 1968 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर है, आईपीएस है वो 1968 के। और बहुत समय से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं इंडिया के। और अभी हेड भी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज के। और अभी पीएम मोदी को भाई इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी देते हैं, एडवाइस करते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कौन है, तो वो जो हैं वो 1856 में बॉर्न हुए थे और 1920 में उनकी डेथ हुई थी। फ्रीडम फाइटर थे, नेशनल लीडर थे, एडिटर ऑफ केसरी भी थे, द महाराठा न्यूज़पेपर में भी भाई ये थे, केसरी, केसरी एंड द महाराठा न्यूज़पेपर के भाई एडिटर थे, ठीक है। अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो भाई अपना टैली भी कर लिया है भाई। तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं, इंडिया परफॉर्मेंस भी हुई है, जिसमें होस्ट सिटी बता देते हैं, होस्ट सिटी के बारे में।
तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, 23 से 2 अगस्त के बीच में हुआ था, और इंडिया की रैंक जो है 4th है। ठीक है, अब मेडल बताते हैं कैसा है। बॉक्सिंग में अपन को 7 गोल्ड मिले हैं, 3 सिल्वर मिले हैं, और टोटल मिला के 10। ब्रॉन्ज की तो कोई वही नहीं। 10 मेडल अपन ने लिए हैं बॉक्सिंग में, सबसे ज़्यादा तो गोल्ड लिए हैं बॉक्सिंग में। पैरा एथलीट में 3 लिए हैं गोल्ड अपन ने, और 2 लिए हैं अपन ने सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, तो मिला के 6। जूडो में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 4। वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, और 1 ब्रॉन्ज लिया है, टोटल 8। तो अगर बात करें तो 39 अपने पास टोटल मेडल हैं, और गोल्ड अपने पास 13 हैं, सिल्वर 17 हैं, ब्रॉन्ज 9 हैं। और बात करते हैं तो 10 मेडल्स इंक्लूडिंग 7 गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे अपनी हैं। मीराबाई चानू ने लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है वेट लिफ्टिंग में। और जूडो जूडो में अस्मिता डे ने फर्स्ट एवर जूडो चैंपियन बनी है। हर्ष टोकर जो हैं उनने भी जूडो में जीता है। ठीक है, गुलवीर सिंह जो है फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन टू इंडिविजुअल में किए हैं। तेजस्विनी शंकर जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की डिक्लेंथ मेडलिस्ट हैं। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। अब इसमें और कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। 70 गोल्ड लिए हैं भाई इनने, 70 सबसे ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा ले लिया इसने तो। ऑस्ट्रेलिया के 70 गोल्ड हैं, 45 सिल्वर हैं, 56 ब्रॉन्ज हैं, 171 ले लिए भाई। इसके बाद इंग्लैंड की बारी आती है तो 29 गोल्ड हैं, 45 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज, 110। कनाडा 19 गोल्ड, 20 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल 62। अब अपन आ जाते हैं इंडिया, और फिर इसके बाद स्कॉटलैंड। ठीक है, गोल्ड विनर कॉमनवेल्थ 2026 में स्पोर्ट्स की बात करें तो और देख लेते हैं। मीराबाई चानू जो हैं वो वुमेन कैटेगरी 48 में हुआ था वेट लिफ्टिंग। समीरा धांकर जो हैं वो शॉर्ट पुट खेला था इनने। पैरा एथलीट हैं दिलीप गेवित 100 मीटर मेंस का पैरा एथलीट हैं। जेटी 47, अस्मिता देव वुमेन 48, जूडो हर्ष सिंह मैन 60 kg, जूडो प्रीति पवार 54 kg, बॉक्सिंग जैस्मीन लंबोरिया 57, बॉक्सिंग सुमन राणा शॉट पुट 57। पैरा एथलीट हैं साक्षी चौधरी 51। बॉक्सिंग 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 सब बॉक्सिंग में है 60 70 60, इस टाइप से थोड़ा सा अपना करना पड़ेगा। अब अपन आते हैं इम्पोर्टेंट डेज पे, तो सबसे पहले लंग कैंसर डे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो 1 अगस्त को मनाते हैं, और थीम है टुगेदर थ्रू लंग कैंसर। वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल 1 अगस्त को मनाते हैं। पर्पस क्या है, सेलिब्रेट द इन्वेंशन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और जो इन्वेंटेड हुआ था टिम बेर्नर्स-ली ने किया था, और 1989 में किया था। ठीक है, अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल सेलिब्रेट 12th नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम का 12वां साल है भाई, 7 अगस्त को मनाते हैं। इसकी और बारे में जानकारी करें तो ये बनाया गया है राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली। चीफ गेस्ट में द्रौपदी मुर्मू, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया था ऑर्गेनाइज। 22 अवार्ड दिए गए हैं। 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स, 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड दिए गए हैं। इसमें 7 अगस्त को मनाते हैं। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च ऑन 7 अगस्त 1905, और इसको सेलिब्रेट 2015 से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब समिट और कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट ऑन 5 अगस्त। तो जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट हुआ, कब हुआ, 5 अगस्त को हुआ। कहाँ हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर। हैंडलूम्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हुआ, तो मतलब हैंडलूम्स की डेवलपमेंट ऑफिस ने किया, और टेक्सटाइल ने किया इनोकेशन इन एसोसिएशन विद द हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने। और क्यों किया गया है, मतलब बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या किया इनने, लॉन्च किया है डिजिटल हैंडलूम एट वन प्लेटफॉर्म एंडलेस मार्केट
अनवीलिंग ऑफ HEPC डायमंड जुबली लोगो। ठीक है, डिफेंस के बारे में बात करते हैं तो आर्मी चीफ ने लॉन्च किया है इंडिजीनियस एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। भाई एक अच्छा डीजल का वो किया है। ठीक है, क्या क्या रिलीज़ किया है? एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल। किसने किया है? धीरज सेठ ने किया है, जो अभी आर्मी स्टाफ के चीफ हैं, धीरज सेठ। डेवलप क्या किया है? इंडियन आर्मी एंड भारत पेट्रोलियम, जो इंडियन की आर्मी और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने डेवलप किया। पर्पस फ्यूल फॉर मिलिट्री व्हीकल्स ऑपरेटिंग एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब ठंड में बहुत ज़्यादा कोल्ड है उस समय भी हमारा व्हीकल चल सके उसके लिए फ्यूल। ठीक है, तो फीचर क्या क्या है? 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर ऐसे ऊपर है तो ऑपरेट कैसे करें। डिज़ाइन किया है कॉम्बैट एंड लॉजिस्टिक व्हीकल compatible with the existing army vehicle fleet, no modification required, complies with BS V6 emission, मतलब V6 VS V6 भी उसको कर सकें। मीट्स IS कर पाएँ ये वाला फ्यूल स्टैंडर्ड भी हो। डीजल की थिकनेस एंड फ्यूल फिलिंग क्लॉजिंग एंड सर्वर, मतलब हो पाए अपना, सीधी बात है ना। तो चलिए अब हम कल मिलते हैं और कल अपन 4 अगस्त के बारे में बात करेंगे, फिर आगे 5 अगस्त, धीरे धीरे करके रोज़ अपन करंट अफेयर पढ़ेंगे और इसका क्विज भी लाने की कोशिश करेंगे जो अपन लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।